हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिक के बारे में बताया जाएगा और आप जान पाइएगा कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, इसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कार्बन से बनने वाले जितने भी यौगिक हैं, कार्बन से बनने वाले जितने भी यौगिक है, कंपाउंड्स हैं, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों, मैं कार्बन के जो यौगिक होंगे, जो कंपाउंड होंगे, उससे पहले मैं आपको कार्बन का परिचय करवा दूं। आप इसके बारे में जान लीजिए। पहला चीज ये कि दोस्तों, जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन है, इसका सिंबल होता है C। कार्बन का सिंबल अर्थात संकेत जो होता है वह C होता है और इसका परमाणु संख्या या फिर क्रमांक संख्या भी इसे बोलते हैं, वह 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या या फिर जो क्रमांक संख्या होती है वह 6 होती है, 6 होती है। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के। याद रखना, मैंने जो इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस दिखाया है, इसका मतलब होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परंतु उस पर जो आवेश होता है वह माइनस में होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर -चार्ज दर्शाया जाता है। इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन पर मैंने प्लस की चार्ज दर्शाया है। इसका मतलब है कि इस पर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ये हो गया कार्बन की परमाणु संख्या, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, दोनों उसके आपस में बराबर होते हैं। याद रखना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो दोनों कितने होते हैं? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होते हैं वह दोनों के दोनों जो होते हैं 6 होते हैं। अब अगली बात करें तो परमाणु के 3 गो मौलिक कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके न्यूट्रॉन की, तो याद रखना दोस्तों कि जो न्यूट्रॉन है इसकी जो संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है कि उस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है और कितने प्रोटॉन की संख्या है। याद रखना, न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होते हैं। दोस्तों, अभी आपको पता चला इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह कितनी है? 6 है, और प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी कितनी है? 6 है।
और ये 6 और 6, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों इसमें 6 ही होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वह होता है A प्लस P होता है। एटॉमिक परमाणु संख्या जिसे हम लोग Z के द्वारा लिखते हैं। परमाणु संख्या को याद रखना दोस्तों, ये जो परमाणु संख्या है हमारा, उस परमाणु संख्या को Z के द्वारा लिखते हैं। अर्थात जो कार्बन है उसमें जो Z का वैल्यू आएगा वह 6 आएगा, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह 6 होती है। और अगर हमें इसके परमाणु भार की बात करना होगा, परमाणु भार का, दोस्तों याद रखना परमाणु भार को A के द्वारा लिखा जाता है। परमाणु भार को A के द्वारा लिखा जाता है, और ये जो होता है इसमें टोटल जो प्रोटॉन की संख्या है और जितने न्यूट्रॉन की संख्या है उसका योग होता है, और ये होता है 6 प्लस 6, कुल मिलाकर के 12 होता है। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है, 12 होता है। इतनी, उसके बाद अब बात कर रहे हैं इसके अपरूप के। चौथी बात यह है कि जो कार्बन है इसका अपरूप क्या होता है दोस्तों। अपरूप का मतलब कि कार्बन तो एक ही है परंतु इसके कई रूप होते हैं जिसे अपरूप कहते हैं। अब कार्बन के कई अपरूप होते हैं, याद रखना टोटल अपरूप जो है इसके वह 3 है। कितने हैं? 3 है। पहला अपरूप है, पहले अपरूप का नाम है हीरा, दूसरे अपरूप का नाम है ग्रेफाइट, और जो तीसरा अपरूप है इसका वह है C60 फ्लोरीन। याद रखना C60 फ्लोरीन है। तीसरा अपरूप है C16 फ्लोरीन। अर्थात कार्बन के टोटल 3 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लें कि जो कार्बन है इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है दोस्तों याद रखना ये होती है 4। कितनी होती है? 4। इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बता दूं। इसे निकालने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कार्बन का वह होता है 2 2 4 2 6 ही तो है, ये होगा दोस्तों 2 2, टोटल हो जाएगा 2 2 और 2 4 हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा। मतलब पहले कोष में, प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। और इसे कैसे निकालते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है S में, फिर भरा जाता है दूसरे S में, उसके बाद P ब्लॉक में भरा जाता है। इस तरह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद जो है 2s में, उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p। ये सीरीज इसका चलता है दोस्तों। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 2p, फिर 3s, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, ऐसे भरते हैं। अर्थात आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा इस प्रकार से लिखा जाता है। एनर्जी ऑर्डर इसका सबसे पहले 1s लीजिएगा, ये रहा 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष ये हो गया, और इस बाह्यतम कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया।
बाह्यतम कोश में दोस्तों टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यही इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वह दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कोश में, ये जो बाह्यतम कोश है इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है वह उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, याद रखना। ये हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों कार्बन अभी अस्थाई नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि जो कार्बन है, याद रखना, जो कार्बन है वह अधातु होता है। कार्बन अधातु होता है। छोटी सी बात और भी ध्यान रखना कि जब आपने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या था 6 इलेक्ट्रॉन का मैंने वितरण किया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 2 बचा था वह पी ब्लॉक में प्रवेश किया। अंतिम 2 इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश किया? पी ब्लॉक में प्रवेश किया। इस तरह आप यह निर्धारित कर पाओगे कि जो कार्बन है ना वह पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है। किस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है? पी ब्लॉक का। वो इसलिए कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में प्रवेश किया? पी ब्लॉक में, अर्थात पी सब सेल में प्रवेश किया। ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो अधातु इतनी बात पता चल गई। मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, हर एक तत्व चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। कार्बन भी चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूरा कर लूं ताकि अस्थाई हो पाऊंगा। हर तत्व अस्थाई होने के लिए, एस्टेब्लिश्ड होने के लिए वह चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, ऐसा चाहता है। हर तत्व जो अस्थाई होगा दोस्तों, याद रखना, उसके बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 8, 18 ये वाला, अगर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थाई होगा। अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब अस्थाई होगा। 18 इलेक्ट्रॉन है तब भी वह अस्थाई होगा। ध्यान रखना, ऐसे होती है। तो अभी देखा कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अस्थाई नहीं है क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। ये अस्थाई होने के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। ये अस्थाई होने के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। ध्यान रखना, यह अस्थाई होने के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। अब अष्टक पूरा करने का मैं रूल बताता हूं, कैसे अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने का रूल कार्बन का बता दे रहा हूं, ऐसे सभी में वही रूल्स लागू होता है। कार्बन का अष्टक, कार्बन का अष्टक पूरा करने का रूल, कार्बन का अष्टक पूरा करने का रूल। अब 2 कंडीशन हो सकता है। कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक बात और ध्यान रखना कि जो कार्बन होता है ना, उसे लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या 6 है, लिख लीजिए। फिर कार्बन का जो संकेत है C, उसे लिख लीजिए। फिर जो उसका वेट है, एटॉमिक वेट, उसे लिख लीजिए। ये रहा, ऐसे लिखा जाता है। सिर पर एटॉमिक वेट, परमाणु भार लिखी जाती है, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है और बीच में उसका सिंबल लिखी जाती है। ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब ऑक्टेट पूरा करने की मैं कंडीशंस बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने का कंडीशन ये है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकता है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये कार्बन जो है, ये याद रखना, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करेगा। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा तो कर लेगा, लेकिन याद रखना इस पर जो चार्ज आएगा वह चार्ज आएगा माइनस का। चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का। अब मैं आपको बताऊं, सुनना ध्यान से कि ये जो कार्बन है इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इसके कोषों में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो याद करो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर चार्ज माइनस का आया, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल 4 ग्रहण करके 6 और 4 कितनी हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन अब बात करें प्रोटॉन की, तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन अब है क्या, प्रोटॉन जो है इसमें वह 6 ही है, 6 प्रोटॉन ही है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन तो 4 ग्रहण कर लिया, प्रोटॉन कितना है? 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 ग्रहण किया, 10 हो गया, प्रोटॉन 6 हो गया। अब थोड़ी सी बात मैं करूं तो ध्यान देना कि जो कार्बन होते हैं, ये मान लीजिए ये उसका नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। और कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। 4 ग्रहण करके इसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बना लिया? 10 इलेक्ट्रॉन बना लिया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 प्रोटॉन इसके पास है और 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में बांध के रखता है। याद रखना कि प्रोटॉन नाभिक में होता है और नाभिक के पास प्लस की चार्ज होती है। इसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को आपस में बांध के रखता है आकर्षण बल के द्वारा, अंतर आणविक बल के द्वारा। इसे बोलते हैं कि अभिकेंद्री बल, केंद्र की ओर बल लगाता है। जो बल केंद्र की ओर लगता है उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्री बल। तो प्रोटॉन जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखेगा, लेकिन इसमें प्रोटॉन की जो संख्या वह 6 और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 10। अब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ही बांध सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं बांध सकता। इसलिए दोस्तों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब इस माध्यम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो अष्टक पूरा नहीं कर सकता। याद रखिएगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो ऑक्टेट इसका पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या कर सकता? इसके पास जो है बाह्यतम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उस 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और तब भी ये अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 2, 8, 8, 18 हो तो वह अस्थायी होगा। याद रखिएगा, ये अस्थायी हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तब अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा और बाहरी कक्षा खत्म हो जाएगी, तब एक ही कक्षा आएगी और एक कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा अब सोचते हैं कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो याद रखना दोस्तों होगा क्या कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अब बच जाएगा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन
बच जाएगा। और प्रोटॉन कितनी है 6, प्रोटॉन कितनी है 6, याद रखना। प्रोटॉन जो है वो अभी भी कितनी है 6 है। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो याद रखना कार्बन पर जो जितना त्याग करता उस पर उतना प्लस का चार्ज आता है। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस पर +4 का चार्ज आएगा। और जब यहाँ पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया था, इस पर -4 का चार्ज आता है। ये कंडीशन तो लागू नहीं हुआ। इस कंडीशन में थोड़ी सी सोचते हैं, देखते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसके पास बाह्यतम कोश में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग ही कर दिया, ये वाला त्याग कर दिया, तो बचा कितना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं क्या होती है। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। पहली बार अगर हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, ध्यान देना कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे ना, तो त्याग करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। पहले मैंने जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, शुरुआत में एक एक करके इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। पहली बार जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा तो इसे हल्का ऊर्जा देना पड़ेगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग करूंगा, इससे निकलवाऊंगा, तो फिर हमें और इससे थोड़ा ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वह नाभिक के ज्यादा पास होगा। ऐसे होता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा, तो निकल चुका है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। अब ठीक इस तरह से अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। अब मैं और ज्यादा निकालूंगा, तो और ज्यादा ऊर्जा हमें इसे देना पड़ेगा, तो फिर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकूंगा। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक विपरीत आवेश वाला, विपरीत चार्ज वाला तत्व है, और दोनों एक दूसरे के बीच एक बल के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये ब्रह्मांड का सबसे मजबूत और ताकतवर बल होता है। इसे तोड़ पाना कोई साधारण काम नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल कोई है तो याद रखना दोस्तों, वह एक नाभिकीय बल होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल होता है। और इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इलेक्ट्रॉन का त्याग आप नहीं करवा पाओगे। यहाँ से ज्यादा 1, 2 करवा पाओगे, 3 तक करवा पाओगे, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो पाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं हो पाएगा। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, 3 रहेगा। ना तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, ना तो इसका द्वितीयक पूरा हुआ, अर्थात ये अस्थाई नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों याद रखना कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। याद रखना, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन त्याग करता। आप समझ पाए हो कि इलेक्ट्रॉन कार्बन क्यों नहीं ग्रहण करता है, क्यों नहीं उस पर माइनस या प्लस की चार्ज लिखी जाती है। कार्बन पर कभी माइनस प्लस की चार्ज नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का ना तो ग्रहण करता और ना ही त्याग करता है। तो फिर वह अपना ऑक्टेट पूरा करता कैसे है? सोचने वाली बात है कि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करता है। ये दोनों रूल तो लगा नहीं। आगे की कंडीशन में आपको बताता हूं कि कार्बन ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो करता क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कार्बन साझेदारी करके कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, याद रखना। और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं जो बात है, उस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कार्बन कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। आप याद रखिएगा इस बात को कि कार्बन
कार्बन इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग करता है ना ही ग्रहण करता है। इस बात को याद रखिएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है। और क्यों नहीं करता ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ग्रहण नहीं करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है। तो फिर अब याद रखिएगा कि कार्बन जो है वह अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए साझेदारी करता है। किसका साझेदारी करता है? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना दोस्तों, क्या कार्बन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अब कैसे करता है साझेदारी? तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। साझेदारी करने के लिए आपने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन शास्त्र का कंपाउंड CH4। इसका नाम है दोस्तों मीथेन। क्या नाम है इसका? इसका नाम मीथेन है। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन कैसा अपना ऑक्टेट पूरा करता है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। और एक बात याद रखना, इसके पास 4 संयोजकता है। ये 4 ही तत्वों के साथ संयोग करेगा, इससे ज्यादा तत्वों के साथ संयोग नहीं करेगा। तो CH4 हो गया दोस्तों मीथेन। अभी आप समझ पाओगे कि कैसे कार्बन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है। दोस्तों जो कार्बन है उस कार्बन को पहले लिखिए, ये लिख दिया। और आराम से मेरी बातों को एक एक बातों को सुनना और ध्यान देना। कार्बन है और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हो वह 4 है। इन चारों इलेक्ट्रॉन को कार्बन के चारों साइड दर्शा दो। ये रहा, चारों इलेक्ट्रॉन को कार्बन के चारों साइड दर्शा दो क्रॉस चिन्ह के द्वारा, क्रॉस साइन के द्वारा। मैंने कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है क्रॉस साइन के द्वारा। अब दोस्तों ये कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? तत्वों के साथ साझेदारी करेगा। अब मैं थोड़ी सी बताऊं साझेदारी कैसे होती है। मान लो दोस्तों 2 दोस्त गरीब है, 2 फ्रेंड गरीब हैं। एक के पास रोटी है, दूसरे के पास सब्जी है। एक के पास रोटी है और दूसरे के पास सब्जी है। अगर दोनों दोस्त अलग अलग खाना खाएगा तो सिर्फ रोटी खाएगा या फिर सिर्फ सब्जी खाएगा, ऐसा होगा। लेकिन वह दोनों आपस में रोटी और सब्जी का साझा कर लेना, दोनों आपस में रोटी और सब्जी का साझा कर ले तो फिर क्या होगा? दोनों का दोनों ही रोटी और सब्जी खा पाएंगे। इसे कहते हैं दोस्तों साझेदारी। दोनों गरीब दोस्त आपस में रोटी और सब्जी आराम से बैठ के खा पाएंगे, ऐसे होती है साझेदारी। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराता हूं, कैसे होती है साझेदारी? कि मैंने मान लिया कि 2 मित्र गरीब है, खाने के लिए एक के पास सिर्फ रोटी है और दूसरे के पास सिर्फ सब्जी है। अगर दोस्तों दोनों अलग अलग खाए तो एक सिर्फ रोटी खाएगा, मजा नहीं आएगा। दूसरा सिर्फ सब्जी खाएगा, रोटी का आनंद नहीं ले पाएगा।
तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, आपस में मिलकर खाए, सब्जी और रोटी एक दूसरे के साथ साझेदारी करके खाए, तो दोनों का दोनों मित्र ही सब्जी और रोटी दोनों खा पाएंगे। इसे कहते हैं साझेदारी। ऐसे होती है साझेदारी। दोस्तों, कार्बन गरीब है, कार्बन गरीब है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लो 4 रोटियां हैं इसके पास, ठीक। अब इसे सब्जी खाने के लिए, रोटी के साथ सब्जी खाने के लिए सब्जी वाले दोस्त के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। सुनो, अब दोस्तों जो हाइड्रोजन है ना, मैं थोड़ी बता दूं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, अर्थात इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 ये होती है। हाइड्रोजन भी दोस्तों अपना द्वितीयक पूरा करना चाहता है। मैंने बोला ना कि जिस तत्व के पास भी 2, 8, 18, 32 इतना इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, अस्थायी होगा बाह्यतम कोश में। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 है, ये अपना 2 करना चाहेगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 8 करना चाहेगा, ऐसा चाहेगा। तो याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां आप एक हाइड्रोजन दर्शा देना, ये गरीब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा, ठीक। हाइड्रोजन के पास सब्जी, कार्बन के पास रोटी, ये हुई हाइड्रोजन के पास सब्जी और कार्बन के पास रोटी। इसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दोनों गरीब हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन इधर भी दर्शा दो, और यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश की, उसे लिख दो। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने पॉइंट के द्वारा लिखा, किसके द्वारा, पॉइंट के द्वारा, बिंदु के द्वारा लिखा जाता है। 2 हाइड्रोजन तो मैंने बैठा दिया, 2 और हाइड्रोजन जो बच गया है उसे भी बैठा दो। ये देखो, मैंने इस हाइड्रोजन को भी बैठा दिया। इसके पास बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जितने भी धरती पर हाइड्रोजन होगा उन सभी के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में, याद रखना, राइट। चलिए, 3 हाइड्रोजन को मैंने दर्शा दिया, 1 हाइड्रोजन और बच गई, तो इसे भी दर्शा दो। ये रहा, उस हाइड्रोजन को मैंने दर्शा दिया, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिया। ऐसे हो गई। अब सबने अपने अपने सब्जी, अपने अपने रोटी का साझा किया। कार्बन अपना और हाइड्रोजन अपना। कार्बन क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन के साथ, सब्जी के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर दिया। ऐसे हो गया। अब देख लो दोस्तों, क्या हुआ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ध्यान देना, वही काम क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन पर अधिकार दर्शाएगा, इस तरह से। ये दर्शा दिया। अब ये बिल्कुल ही नहीं कहेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, याद रखना ये मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन। जब दोस्त ने सब्जी और रोटी का साझा किया था, तब दोनों ही सब्जी और रोटी खाया होगा, मतलब उस सब्जी और रोटी पर दोनों मित्र का अधिकार हुआ। ये कार्बन भी बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरा दोनों, ये कार्बन इधर भी बोलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा। हाइड्रोजन भी बोल सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा, इधर भी हाइड्रोजन बोल सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा, बोल सकता है, बोल सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया,
काउंटिंग कर लो, हाइड्रोजन के लिए 1 2, इस हाइड्रोजन के बायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 2। इसका भी कर लो, इसके पास भी कितना आ गया 2 आ गया। यहां भी देख लो 1 2 आ गया। कार्बन का तो 8 हो ही गया था और हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन का 2 हो गया और कार्बन का कितना हो गया 8 हो गया। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, कार्बन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना द्वितीयक पूरा कर लिया। अब दोस्तों कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। एकल आबंध हिंदी में कहते हैं, एकल आबंध। एकल आबंध हिंदी में, इंग्लिश में बोलोगे दोस्तों, अच्छा यह साझेदारी से बना है, इसलिए आप इसे ये भी बोलोगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलोगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलोगे एकल सहसंयोजक आबंध। एकल सहसंयोजक आबंध ऐसा बोलोगे, ठीक। याद रखना, मैं इंग्लिश भी लिख देता हूं। इंग्लिश में बोलोगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। रिपीट, मतलब ये हुआ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉन की, और 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कितने आबंध का निर्माण होता है 1 आबंध का। कितने आबंध का 1 आबंध का निर्माण होता है। तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे दोस्तों, ये कार्बन है उसे लिखो, ऊपर वाला हाइड्रोजन को देखो, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध का निर्माण हुआ एकल आबंध का। एक बॉन्ड यहां पर दे दो, हाइड्रोजन को लिख दो, लिख दिया। ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है 2 इलेक्ट्रॉन की। कितना बॉन्ड आएगा 1 बॉन्ड आएगा। ऐसे आराम से एक बॉन्ड दे दो। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब कितने बॉन्ड बनेगा 1 बॉन्ड बनेगा। आराम से 1 बॉन्ड यहां भी दर्शा दो, दर्शा दिया। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉन की, और कितना बॉन्ड बनेगा 1 बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों इस तत्व का निर्माण हुआ है। समझ में आया कैसे बॉन्ड आपस में बनता है, ठीक। इस तरह से अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल आबंध की निर्माण होती है। ऐसा भी हो सकता है क्या अगर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। कितने इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन की। तो याद रखना दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप द्विसहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। दूसरी बातें, ये तो पहला हो गया, याद रखना। दूसरा ये, आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा दोस्तों। अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संकेत जो होता है दोस्तों वह क्या होता है O। ऑक्सीजन का संकेत O होता है। परमाणु संख्या जो होता है इसका, याद रखना, परमाणु संख्या ये कितनी होती है 8। परमाणु संख्या 8, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, इतने होंगे। ऑक्सीजन को जनरली लिखा जाता है O2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है O2 के फॉर्म में, याद रखना।
हाइड्रोजन हर हमेशा H2 के फॉर्म में होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डायटोमिक, द्विपरमाणुक होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसे भी बोलते हैं डायटोमिक अर्थात द्विपरमाणुक। ठीक, याद रखो। चलो, ऑक्सीजन की बात मैंने किया तो कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हिंदी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं और शॉर्ट में इसी के द्वारा लिखते हैं, तो ध्यान देना इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p4 इतना होगा। ये हो गया, मतलब पहले कोष में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा किसी से देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता, ऑक्सीजन आपस में साझेदारी करता है। याद रखना कैसे, ध्यान देना दोस्तों। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को इस प्रकार लिख दो। लिख दिया, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ऑक्सीजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। आप एक काम कर लो, इन 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दो। दर्शा दिया। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने दर्शा दिया इस फॉर्म में। दर्शा दिया दोस्तों, ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ रख देगा, रख दिया। और ये भी ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, ऐसे रख दिया। देखो, अब इस पर इसका भी अधिकार हो जाएगा और इस पर इसका भी अधिकार हो जाएगा। वेट करना, इसका भी अधिकार हो जाएगा। अब काउंटिंग करके देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ है? 2 4 2 6 1 7। इसका भी पूरा नहीं हुआ है। उधर वाला का भी कर लीजिए काउंटिंग, 2 2 4 2 6 1 7 नहीं हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तब ये ऑक्सीजन क्या करता? अपना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देता है। अब काउंटिंग करके देखिए, 2 2 4 और 4। इस ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 8। 4 2 6 2 8। उस ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 8 हो गया। दोस्तों, जिस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से एकल बॉन्ड बन रहा था, एकल आबंध का निर्माण हो रहा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा था, जस्ट उसी प्रकार अगर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, जब भी कभी आप O2 को दर्शाइएगा तो इस फॉर्म में दर्शाइएगा, ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, समझ गया? ऐसे होते हैं। तीसरी मैं आपको बता दूं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनती है। एक एग्जांपल मैं तीसरा दे रहा हूं, उसे ध्यान से देखना। तीसरा एग्जांपल ये है, आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का दोस्तों, नाइट्रोजन का जो संकेत है मैं थोड़ी बता दूं आप लोगों को, क्योंकि हमारा ये बेसिक क्लास ही है, इसलिए नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये गैस है। इसका जो संकेत होता है N होता है और परमाणु संख्या 7 होती है। कितनी होती है? परमाणु संख्या 7 होती है और एटॉमिक वेट जो होती है वह 14 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दोस्तों, ये लिखा जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। 2 2 4 3 7 हो गया।
बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो नाइट्रोजन क्या करता है? ये रहा दोस्तों नाइट्रोजन, और एक और नाइट्रोजन ये रहा। अच्छा, इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो इनके पास जो भी 5 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, उसे इस फॉर्म में दर्शा दीजिए। दर्शा दिया। और इसके पास भी जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसे इस फॉर्म में दर्शा दीजिए। दर्शा दिया। अच्छा, अब ध्यान देना दोस्तों कि जो नाइट्रोजन है इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये नाइट्रोजन चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर सकूं। ये नाइट्रोजन चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर सकूं, तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसके सामने रख देता है, और अपना भी एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने उठा करके रख देता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ये रहा। ये कर लिया। अब काउंटिंग कर लिए करिए जरा ध्यान से। तो इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 2 4 2 6, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 8 होना चाहिए। 2 2 4 2 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक। तो ये क्या करता? अपना एक इलेक्ट्रॉन और उठा करके इसके सामने रख देता है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन ये उठा करके अपने सामने रख देता है। देखो दोस्तों, अभी कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की? 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब काउंटिंग कर लो। 4 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए है। 4 1 5 2 7। ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 4 उसका भी होगा। 4 2 6 1 7, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तब क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों, ये नाइट्रोजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ रख देगा, और ये नाइट्रोजन भी अपना एक और इलेक्ट्रॉन उठा करके यहाँ रख देगा। रख दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई? 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। अब काउंटिंग कर लो। इस नाइट्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इधर हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। मतलब इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और उस नाइट्रोजन का भी काउंटिंग कर लो, ऑक्टेट पूरा हो गया है। हो गया ऑक्टेट पूरा। इस तरह से अब जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक बॉन्ड बनाती है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड बनाती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बताओ कितने बॉन्ड बनाएगी? 3 बॉन्ड बनाएगी। तो दोस्तों इसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ई बेचारे को N2 के फॉर्म में लिखोगे। ठीक, याद रखना। ऐसे समझ में आ गया? ऐसे लिखते हैं। ठीक, याद रखना। अब आप लोग इतनी बातें समझ गए हैं। एक एक